बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज पूरा दिन एक ही मौजू ज़ेर बहस रहा है और वो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से जारी हुई है। अब इसके मुख्तलिफ तावीलें पेश की जा रही हैं दोनों अतराफ से। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया है 3-2 की अक्सरियत के साथ, उस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये दरखास्तें हैं ये मुस्तरद हुई हैं, ये 4-7 के साथ ये दरखास्तें मुस्तरद होगी। केस जो है, जो मुकदमा है अज़ खुद नोटिस और दरखास्तें, ये मुस्तरद हुए हैं। अब असल पोजीशन क्या बनती है, इस फैसले पे अमल दरामद कैसे होगा? अगर अमल दरामद नहीं होता तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? रूल्स क्या कहते हैं, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? और जो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट है उसमें भी कुछ अबहाम है, कुछ सुकम है। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं जो समझता हूँ मैं आपके सामने रखूंगा। इस सारे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा। गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर वाला केस था, उसमें जस्टिस एजाज अल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुज़ार अली नकवी साहब के जहन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और कहा जनाब तुम इलेक्शन क्यों नहीं करवाते पंजाब और KP। तो फिर जनाब उन्हें दूसरे दिन भी बुलाया, लेकिन फिर साथ ही उन्होंने अज खुद नोटिस लेने के लिए इस मामला ये जो मामला है ये चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इस दौरान कुछ दरखास्तें भी आई हुई थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है असम्बलियों की तहलील के बाद। उसमें स्पीकर्स की दरखास्तें थी पंजाब और KP की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको नोटिस ले लिया, 9 रुकनी बेंच बन गया। जब बेंच बैठा तो सबसे पहले मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो बेंच के रुकन है फाजल, उन्होंने एतराज़ किया कि जनाब ये जो 2 जज आपने साथ बिठा लिए हैं एजाज अल एहसन और मुज़ाहर नकवी साहब, इनको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अपना जहन जो है वो आश्कार कर दिया, बता दिया है। इन्होंने तो फैसला देना ही देना है, बल्कि हतमी बात कर दी है इन्होंने। और आपने भी, उन्होंने उन पे भी थोड़ी सी की ना बात चीफ जस्टिस पे भी, तो आपने भी इनकी बात मान के खुद नोटिस ले लिया। बहरहाल उन्होंने 2 जजों को कहा कि इनको नहीं बैठना चाहिए। उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई फिर मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मिस्टर जस्टिस अतर मनीला ने, मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने। फिर जनाब वो बेंच जो है वो डेट पड़ गई, जनाब पीर वाले दिन बैठेंगे और करेंगे। और फिर जब अगले दिन वो कार्रवाई होना होती है तो वो एक जजमेंट 23 जिसपे डेट पड़ी होती है 23 फरवरी की, वो जारी हो जाती है। और बेंच जो है ये 9 की बजाय 5 रुकनी बेंच जो है ये इस मुकदमे के लिए आ जाता है समाअत के लिए। लेकिन जो 23 वाली जजमेंट है, इंटरिम ऑर्डर जो थे अदालत के, उसमें जिसके बाद ये 5 रुकनी बेंच बना, उसमें 2 जज साहबान जो थे एजाज अल एहसन और मुज़ाहर नकवी साहब, उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया रज़ाकराना तौर पे। याहिया अफरीदी साहब ने जजमेंट दे दी कि जनाब मैं मुख्तसर फैसला दे रहा हूँ, तफसीलात बाद में दूंगा। ये बड़ी अहम बात है कि उनका फैसला भी मुख्तसर है, जजमेंट उन्होंने भी देनी है। याहिया अफरीदी साहब ने, उनका जनाब ये सुओ मोटो भी नहीं बनता, क्योंकि हाई कोर्ट्स में पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में मामला जो है वज़ीर इल्तवा है, और ये दरखास्तें भी आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत इनकी भी समाअत नहीं हो सकती, क्योंकि मामला वही बात हाई कोर्ट में चल रहा है। और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही बात की, लेकिन उनका जो मैं बेंच से अलग करना नहीं समझ चाहता अपने आप को, मैं बेंच में बैठूंगा। और याहिया अफरीदी साहब ने कह दिया कि मेरा बेंच में बैठना या ना बैठना एक बराबर है, आप चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है, मुझे शामिल करना है तो करें। बहरहाल उन्होंने मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया था, उन्होंने इनकार नहीं किया था। और अतर मनीला साहब ने भी यही 184 पे भी सवालात उठाए, और फिर उन्होंने कुछ और सवालात भी पहले दिन जो उठाए थे कार्रवाई के दौरान, उन्होंने जो असम्बलियों की तहलील का भी उन्होंने कहा था जायज़ा लिया जाए, और कि ये सही टूटी हैं या गलत इनको तोड़ा गया है गैर आइनी तौर पे, ये भी आइनी है या नहीं, और क्या इनको बहाल किया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा था हाँ इस सवाल को भी हम शामिल करेंगे। लेकिन जब तहरीरी आर्डर आया, वो कहते मेरे सामने ये नोट लिखा है उन्होंने अतर मनीला साहब ने कि उसमें ये सवाल ही नहीं थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि लाहौर और KP में, ये पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि मामला हाई कोर्ट्स में चल रहा है, तो ये हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते। और फिर
मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, वो तो पहले दिन ही अपना नोट उन्होंने दे दिया था, ये हाईकोर्ट वाली बात भी कर दी थी। बहरहाल उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया। अब इसमें दिलचस्प बात ये है कि जो 9 रुकनी बेंच था, 2 जजेस जो हैं वो बगैर कोई फैसला दिए अलग हुए। 2 जजेस जो अलग किए गए, याहिया अफरीदी और अतरम नीला, उन्होंने अपनी जजमेंट्स दी। जजमेंट्स दे के, यानी इन दरखास्तों के और सो मोटो नोटिस के खिलाफ उन्होंने अपनी जजमेंट्स दी। फिर वो अलग हुए या अलग किया गया। 5 रुकनी बेंच बैठा। 5 रुकनी बेंच में से अब जो अनाउंस किया गया है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनाब ये हम फैसला जो है ये 3-2 की अक्सरियत के साथ जारी कर रहे हैं। और फिर वो उसमें डायरेक्शन देते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जो पंजाब वाला मामला है, पंजाब के गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की थी, वो 48 घंटे की मुद्दत पूरी होने के बाद समरी भेजी थी वज़ीर आला ने, तो वो खुद ब खुद तहलील हुई थी। तो इसलिए जो आइन में इख्तियार है कि जनाब गवर्नर अगर असम्बली तहलील करता है तो वो डेट देगा इलेक्शन की। वो कहते हैं जनाब इस पे फिर सदर साहब ने जो हुक्म जारी किया कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। वो कहते हैं जनाब जो पंजाब की हद तक ये मामला है, क्योंकि केपी वाला जो एडवाइस है वो उन्होंने वापस ले ली थी, सदर ने अदालत में उन्होंने बताया था मैं वापस ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब ये 9 अप्रैल वाला जो मामला है ना, ये अब इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर से मुशावरत करे। अगर 90 दिन के अंदर, यानी 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकता किसी तरीके से, तो फिर मुशावरत के साथ डेट आगे कर ली जाए, यानी 90 दिन से आगे हो सकते हैं, अदालत खुद कह रही है। यानी 254 की जो कह रहे हैं कि वो दे रही है उनको रायत, आर्टिकल 254 में है ना कि अगर आइन की मुद्दत दी गई मियाद के अंदर काम ना हो तो बाद में भी हो जाए तो बगैर आइनी नहीं होगा। तो ये तो हो गया जनाब ये वाला मामला। इसमें माहिरीन का ये ख्याल है कि ये सदर का इख्तियार नहीं बनता। सदर ने जो डेट दी थी उसमें लिखा हुआ है, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसका 57(1) जो है वो ये कहता है कि सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ डेट देगा इलेक्शन की। अब ये नहीं पता कि वो कौन सा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, पूरे मुल्क में इलेक्शन है, कौमी असम्बली का इलेक्शन है। बहरहाल वहाँ ये लिखा हुआ है, ये मुशावरत के बगैर उन्होंने तारीख दी थी, लेकिन उसको उन्होंने मान लिया कि जनाब ठीक है ये, क्योंकि वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, इसलिए जो सदर है उन्होंने दे दी तो खैर है। अब यहाँ पंजाब की हद तक ये हुक्म जारी हो गया और केपी में उन्होंने गवर्नर से ये कहा है कि जनाब आप डेट दें और इलेक्शन कमीशन से कहा मुशावरत के साथ आप वो करें, उसकी डेट शीट मुकर्रर करें और फिर कार्रवाई करें। और हुकूमत से ये कहा है कि जनाब इनको फैसिलिटेट करें, लवाजमात पूरे करें, सिक्योरिटी के हवाले से, फंड्स के हवाले से, जो भी उन्होंने कहना था ये कर दिया। और जो 3-2 चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि 3-2 की अक्सरियत के साथ फैसला आया है, वो ये उसमें जो उनकी हिमायत कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर तैयब बदियाल साहब हैं, और उनके साथ मुनीब अख्तर साहब हैं, और उनके साथ मोहम्मद अली मदर साहब हैं। ये सारी दुनिया ये बात कर रही थी। मैंने भी कल के व्लॉग में कहा था कि लोग कह रहे हैं 3-2 के साथ जजमेंट आएगी। और दूसरी तरफ ये फड्डा ये पड़ गया है कि मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस मुंदोखेल साहब ने जो नोट दिया है उसमें उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को जो हुक्मनामा जारी हुआ था उसमें मिस्टर जस्टिस अतरम नीला ने और मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो फैसले दिए थे हम उनके साथ इत्तेफाक करते हैं। यानी उन्होंने भी कहा था ये केस नहीं चल सकता, इन्होंने भी कहा कि ये केस नहीं चल सकता, और नीचे उन्होंने एक फुट नोट दे दिया। फुट नोट हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि ये दोनों फैसले बरादर जजों के, अतरम नीला साहब के और याहिया अफरीदी साहब के, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। फुट नोट जो होता है ये कानूनी तौर पे फैसले का, किसी अदालती फैसले का हिस्सा नहीं होता। बहरहाल उन्होंने ऊपर भी लिख दिया कि हम उनके साथ जो 23 फरवरी वाला फैसला है उनकी तईद करते हैं और उनको इंडोर्स करते हैं। अब ये हो गए, 2 तो रजाकराना तौर पे निकल गए। पीछे जो जजमेंट देने वाले जज हैं वो हैं 7। अब 3 एक तरफ हो गए, जो
अहकामात जारी कर रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, मोहम्मद अली मजहर, और 4 वो हैं, वो कहते हैं ये दरखास्तें तो काबिल समाअत ही नहीं है, ये तो हाई कोर्ट्स में मामला चल रहा है। वो अतर बिरला साहब, याहिया फरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब। इस हिसाब से देखा जाए तो ये फैसला 4-3 से बनता है, और 4 जज कह रहे हैं कि जनाब ये केस जो है ये काबिल समाअत ही नहीं है। वो हाई कोर्ट्स को कह रहे हैं जनाब कि वो 3 दिन के अंदर फैसला जो है, हुक्म जो है वो जारी करें। लेकिन ये 2 जज कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर। जो पहले वाले 2 जज थे, अतर मुनील्ला साहब और याहिया फरीदी, उन्होंने हाई कोर्ट्स को कोई डायरेक्शन नहीं दी थी। अब अगर इसमें एक मामला ये हो जाता है कि याहिया फरीदी साहब ने जो कहा था कि मैं अभी मुख्तसर फैसला दे रहा हूं, अब अभी तहरीरी तफसीली फैसला उन्होंने देना है। जब वो फैसला तहरीरी जारी करेंगे तो इन तमाम जजों के पास, जो अलग हो गए रज़ाकराना तौर पे, वो तो अलग हो गए, बाकी जो 7 जजेस हैं उनके पास जाएगा साइन होने के लिए। तरीकाकार यही है। अगर वो वही हुक्मनामा जारी कर देते हैं जो मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब ने जारी किया है, और 4 जज अतर मुनील्ला समेत उस पर साइन कर देते हैं, और ये 3 जज नहीं करते या उससे इख्तलाफ करते हैं, फिर तो ये बात दुरुस्त होगी ना कि ये मामला 4-3 से मुस्तरद हुआ है। फिर जो आज़म वज़ीर तारड़, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो बात कर रहे हैं, फिर तो ये बात इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और इसकी माजी में एक बड़ी मिसाल जो है वो मौजूद है, और वो है पनामा केस। पनामा केस में हुआ ये था कि 5 रुकनी बेंच था, खोसा साहब की, आसिफ सईद खोसा की सरबराही में। उन्होंने ये फैसला दिया, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने ये कहा कि जनाब ये नाअहल हो गए हैं नवाज शरीफ पनामा केस में। उन्होंने अपना हिसाब किताब लगा के जो भी फैसला करना था। लेकिन 3 जज ऐसे थे जिसमें एजाज अफजल खान साहब थे, जिसमें अजमत सईद साहब थे, जिसमें एजाज अली हसन साहब थे। उन्होंने कहा नहीं जनाब, इसकी ना मजीद इंक्वायरी हम करना चाहते हैं, हम नहीं, इसकी मजीद इंक्वायरी होना चाहिए, इसके लिए GIT वगैरह बननी चाहिए। तो उन्होंने ये, अब जो जजमेंट है वो ये थी कि एक 3 रुकनी बेंच बनाया जाए जो इस सारे मामले को देखे, इंक्वायरी, GIT वगैरह को। उन्होंने ये नहीं कहा था हम देखेंगे। वो चीफ जस्टिस साहब जो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने इन्हीं 3 बंदों पे एक बेंच बना दिया। एजाज अली हसन साहब तो जूनियर थे उसमें, एजाज अफजल खान साहब की सरबराही में उसमें शामिल थे अजमत सईद साहब और एजाज अली हसन साहब। इन्होंने फिर आपको पता क्या चलाया, फिर निगरान जज बनाए, फिर क्या क्या होता रहा। अब इन्होंने जब फैसला महफूज कर लिया, फैसला महफूज करने के बाद जब ये फैसला सुनाया गया तो वो जो पहले वाले 2 जज थे, खोसा साहब और गुलजार साहब, वो भी इनके साथ बैठे। जो ऑर्डर शीट है उसमें 5 के साइन है, जबकि पहली जजमेंट में ये कहा गया कि 3 रुकनी नया बेंच बनाया जाएगा। अब वहां 5 रुकनी हो गए। ये तो 3 जजों ने फैसला देना चाहिए था ना, यही बात बनती है ना। 3 जज अपना फैसला दे देते जो भी देना था, 2 तो अपना फैसला दे चुके थे, लेकिन वो ऑर्डर शीट में 5 जजों के दस्तखत है। अच्छा, एक मजे की बात और है इसमें, वो ये है, इसी को अगर देखा जाए तो फिर ये जो साइन है ये 5 जजों की बजाय 7 जजों के होने चाहिए थे। जैसे खोसा साहब और गुलजार साहब अपना फैसला दे चुके हुए थे, ऐसे ही हतमी फैसला दे दिया अतर मुनील्ला साहब ने 9 रुकनी बेंच में, और याहिया फरीदी साहब ने। ऑर्डर शीट पे साइन उनके भी फिर होने चाहिए थे, जैसे पनामा वाले में हुए थे। फिर इसमें एक और मैं याद करवा दूं कि जब वो पनामा वाला मामला था, जब नजरसानी की दरखास्तें गई तो वो पहले लग गई ये 3 रुकनी बेंच के सामने, जो एजाज अफजल खान, अजमत सईद और एजाज अली हसन साहब पर मुश्तमिल था। तो फिर वहां क्या किया, ऑर्डर शीट में 5 बंदे हैं, नजरसानी 3 कर रहे हैं, तो ये फैसला कैसे होगा। तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पता क्या कहा था, उनका नहीं, फैसला 3 जजों का था, 2 जज वैसे ही साथ बैठे थे, लेकिन बहरहाल बाद में फिर वो 5 रुकनी बेंच ही बनाना पड़ा था। कानूनी तकाजा था कि 5 रुकनी बेंच बनाया जाता, और 5 रुकनी बेंच ने
متفقہ طور پہ وہ جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں نواز شریف اور مریم وغیرہ کی، وہ انہوں نے مسترد کر دی تھی۔ اب اعجاز افضل خان صاحب کے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا سن لیں۔ اعجاز افضل خان صاحب جو ہیں وہ مانسہرہ کے ہیں، اور ان کے کوئی لڑائی شڑائی کے معاملات بھی چلتے رہے ہیں، کوئی اراضی کا تنازع بھی چل رہا ہے کیپٹن صفدر کی فیملی کے ساتھ۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ اب جو چیف منسٹر ہیں سابق گلگت بلتستان کے، حفیظ الرحمان صاحب، وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ثاقب نثار نے بلایا۔ اب یہ جو پاناما والے یا دوسرے یہ ڈنڈی مارنے یا کسی کو نوازنے کہ یہ کیسے یہ اکٹھ بنا، گروپ بنا، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سی ایم تھا گلگت بلتستان کا، مجھے ثاقب نثار نے بلایا۔ انہوں نے کہا جناب بڑا اچھا جج دے رہے ہیں آپ کو، وہاں جو اپلیٹ کورٹ ہے اس کے چیف جج کے طور پہ، تو اس کو آپ ریکمینڈ کر کے بھیج دیں۔ وزیر اعظم نے تقرر کرنا ہوتا ہے، سی ایم نے ریکمنڈیشنز بھیجنی ہوتی ہیں۔ یہ اعجاز افضل خان صاحب جو ہے نا، ان کا نام بھیج دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ تو ان کی عمر تو 65 سال سے زیادہ ہے، اور ہمارے جو گورننس آرڈر ہے جو نواز شریف دور میں جاری ہوئے تھے اس کے مطابق 65 سال سے زیادہ عمر کا بندہ نہیں لگ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں ثاقب نے کہا نہیں چھڈ یار، تو آج کل میں عمران نو کرنا 70 سال کر دے گا، عمر ریٹائرمنٹ دی عمر 70 سال کر دے گا، یعنی 70 سال کا بندہ بھی اتنے لگ سکے گا، تو انہوں بھیج، انہوں لا اعجاز افضل خان۔ وہ کہتے ہیں وہ میں نے سمری نہیں بھیجی۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ ثاقب نثار نے مجھے یہ کہا کہ یار وہ جو ہے نا بادشاہ ڈیم، تو میں نے اس کی کرنی چوکی داری، مجھے وہاں نے ایک کوارٹر الاٹ کر دو۔ تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو آپ آئیں وہاں جہاں مارضی ٹھہرے۔ ان کے نہیں میں تو چوکی دار بن کے ہوتے نا کوارٹر میں نہیں چاہیے، بس میں تو دنیا داری تو دور ہو گیا، تو میں تو بس بادشاہ ڈیم بنا کے نا بس یہی میرا مقصد رہ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے باقاعدہ ایک کوارٹر الاٹ بھی کیا ان کو، لیکن پھر ان کو باقاعدہ چٹھیاں لکھی، واٹس ایپ پہ بھی میں نے بتایا کہ جناب آ گیا ہے کوارٹر آپ کا، آپ آ کے رہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں وہ رابطے نہیں کیتا، انہیں رہا ہی نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ دوسری طرف بات چل گئی۔ یہ میں اس لیے میں نے ذکر کیا ہے اس کا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس میں جو خطرناک بات ہو رہی ہے نا، خطرناک بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ میرے خیال میں پاناما کیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ جو ہے، جو درخواستیں ہیں، جو کیس ہے، جو مقدمہ ہے، یہ 4-3 کے تناسب سے خارج ہوا ہے میرے خیال میں۔ یہ تو بندیال سمیت 3 جج کہہ رہے ہیں نا کہ جناب 3-2 کے تناسب سے یہ درخواستیں جو ہیں ڈسپوز آف کی جا رہی ہیں۔ دوسرے 2 جج جو ہیں وہ تو اختلاف کر رہے ہیں اس بات سے کہ نہیں جناب یہ 3-2 سے نہیں آیا، ہمارے ساتھ 2 جج اور بھی ہیں، اطہر منیلہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب، یعنی 4-3 سے منظور، بین السطور یہ ہے اس کا مطلب۔ اب بہرحال یہ جو صدر والی جو میں بات کر رہا تھا کہ صدر کو جو اختیار دے دیا، تو یہ بھی تو ایک کیا جا سکتا تھا نا کہ جو گورنر ہے پنجاب کے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر اسمبلی آ جائے، اسمبلی کی تحلیل کی سی ایم کی طرف سے، اور گورنر اس کو منظور نہ کرے، 48 گھنٹے بعد جب اسمبلی خود ہی تحلیل ہو جائے گی تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ گورنر نے توڑی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے تو یہ جو ایک سکم پیدا ہوا ہے کہ ایک صدر کے پاس اختیار چلا گیا ہے، تو پھر یہ سکم دور ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کہہ سکتے تھے جناب یہ کیونکہ گورنر ہی کی توڑی ہوئی تصور کی جائے گی تو گورنر ہی تاریخ دے گا، جیسے کے پی میں۔ لیکن انہوں نے منوان تسلیم کی ہے اس بات کو جو صدر نے کہی ہے کہ نہ میں نے دے دیا پنجاب میں اور کے پی میں گورنر دے گا، وہی فیصلہ دیا انہوں نے۔ اور یہ ہم خیال اب ڈھکے چھپے نہیں رہ گئے۔ اور دوسرے جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، قاضی صاحب ہو گئے، سردار طارق مسعود صاحب ہو گئے، یہ جو 2 ججز ہیں مندو کھیل صاحب ہو گئے، یہ منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، یحییٰ افریدی صاحب ہو گئے، امین الدین خان صاحب ہو گئے، اور پھر اطہر منیلہ صاحب کو میں بس وہ گول مول سا رکھتا ہوں، لیکن چلو وہ بھی شامل کر لیں۔ یہ اب جو قانون یہ ہے جو ان دونوں ججوں کو ہٹایا بیچ میں سے، اطہر منیلہ صاحب کو اور یحییٰ افریدی صاحب کو بینچ سے نکال دیا، قانون کیا کہتا ہے، رولز کیا کہتے ہیں؟ رولز یہ کہتے ہیں کہ جج کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔
اس میں کئی ایک ججمنٹس ہیں، اور جو ججمنٹس منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ کی ہیں پشاور بینچ والی، ان میں انہوں نے وہ تمام ماضی کی جو ججمنٹس ہیں اور جو رولز ہیں ان کے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ پشاور میں یہ ہوا تھا کہ سو موٹو لیا ہوا تھا چیف جسٹس پاکستان ثاقب انصار نے، اور ساتھ ان کے بینچ میں تھے منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مختلف سوالات اٹھائے ہوئے تھے کہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو سو موٹو لیتے ہیں اس کا کوئی ہونا چاہیے دائرہ، جس حدود ہونی چاہیے۔ تو وہ جب آیا ہے متعلقہ لا افسر تو انہوں نے کہا جناب یہ ذرا 84 پڑھے، تو ان کو سمجھ آ گئی ثاقب انصار کو، تو انہوں نے جناب کہا ابھی ہم دوبارہ آتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بینچ ہی بدل دیا، قاضی صاحب کو نکال دیا اور منصور علی شاہ صاحب کو ساتھ بٹھا کے وہ جو بھی انہوں نے کارروائی کرنے دی کی، اور قاضی صاحب نے ظاہرہ میں نوٹ لکھا کہ جناب آپ مجھے کیسے نکال سکتے تھے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی قاضی صاحب کے نوٹ کی تائید کی اور نوٹ لکھا، یعنی وہ 2-1 کے ساتھ وہ ججمنٹ موجود ہے کہ نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اور میں یہ بارہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس ججمنٹ کی بنیاد پہ جو ثاقب انصار صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس جا سکتا ہے۔ اور آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جو کل کے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ان کا بینچ کیوں بدلا، تو انہوں نے بھی وہ جو میں نے مثال دی ہے وہی کہ جناب رولز کہتے ہیں کہ نہیں بینچ نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر کاز لسٹ جاری ہو جائے یا کگنیزنس لے لے جو بینچ ہے، پھر وہ کیس کوئی اور سن نہیں سکتا، اسی بینچ نے سننا ہے۔ اور قاضی صاحب نے کہا کہ جناب 28 فروری کو ہمارے پاس جو ہیں میرے اور اظہر جو حسن اظہر رضوی صاحب ہیں ان پر مشتمل جو بینچ تھا اس کے سامنے 11 کیس تھے، انہوں نے بینچ ہی بدل دیا، اور یحییٰ فریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے یحییٰ فریدی صاحب کا وہ بینچ توڑ کے انہیں میرے ساتھ بٹھا دیا، دونوں نے ایک ہی فیصلہ دیا، انہوں نے کہا جناب یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس حد تک تو کھل کھلا کر باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جو یہ 7 اور 3-2 والی بات ہو رہی ہے، اس خدشے کا اظہار میں نے 28 فروری کا جو اپنا ویلاگ تھا جس کا تھمبنیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ از خود نوٹس کیس بینچ تبدیل نیا تنازع تیار، اور وہ میں نے یہی کہا تھا کہ اب یہ ایک رولا پڑنا ہے آگے جا کے کہ یہ جو فیصلہ آئے گا 5 رکنی بینچ کا یہ 7 رکنی بینچ کا سمجھا جائے گا، جیسے کہ جو 3 رکنی بینچ کا تھا پاناما والے کیس میں اعجاز افضل خان والا جو بینچ تھا اس کو 5 ججوں کا فیصلہ سمجھا گیا، 5 ججوں کے سائن ہوئے، اسی طرح اس کو بھی کیا 7 ججوں کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ اور جو فٹ نوٹ دے کے جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل صاحب نے وہ یہ اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، 4 جج ایک طرف ہیں اور 3 جج ایک طرف ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ مٹھائی کس نے کھانی ہے اور کس نے نہیں کھانی۔ بہرحال اس میں ایک اور یہ دیکھیں یہ جو عدالت کے اندر تقسیم ہے، اس طرح کی تقسیم جو سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں بھی اس طرح کھلم کھلا نہیں تھا، آخر میں جا کے ایک دم وہ سارا لاوا پٹا تھا۔ یہ تو کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے۔ وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جو منصور علی شاہ، امین الدین اور عائشہ ملک کا ایک ججمنٹ کا میں نے ذکر کیا تھا، جو عمران خان کا حق کے دفاع ختم ہوا تھا، وہاں جو شہباز شریف نے ان کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کیا ہوا 10 ارب کا، اس میں تو وہ عائشہ ملک وہاں بھی ڈسینڈنگ نوٹ دے رہی ہیں، اختلاف کر رہی ہیں، 2 جج ایک طرف وہاں بھی، یعنی اس حد تک تقسیم جو ہے یہ بڑھ چکی ہے۔ اب یہ جو کروا رہے ہیں نا الیکشن کہ جناب پنجاب اور کے پی میں پہلے ہو جائیں، پہلی بات یہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے، حکومت جو ہے وہ اس بات پہ تل گئی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ 4-3 کے ساتھ مسترد ہوئی ہیں، 4 ججوں نے مسترد کی ہیں، 3 نے ان کو منظور کیا ہے۔ اب اگر رولا پڑتا ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو مسترد ہے، حکومت کو جانے کی ضرورت نہیں نظر ثانی میں، اب کوئی اور فریق جائے گا کہ جناب یہ آپ نے حکم دیا تھا اس میں عمل نہیں ہو رہا، پھر کون سا بینچ بنے گا، پھر کتنی رکنی بینچ بنے گا، پھر کیا معاملہ ہوگا،
जो रूल्स जिनका मैंने जिक्र किया है और जो मैंने जिन जजमेंट्स का जिक्र किया है, उसके तहत तो जज रज़ाकराना तौर पे बेंच से अलग हो जाए तो हो जाए, वैसे उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर तो ये 7 रुकनी बेंच ही दोबारा बैठना पड़ेगा, जिसमें अतर मुनीला साहब भी होंगे और यही अफरीदी साहब भी होंगे। बहरहाल ये फिर, और दूसरी बात कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या किरदार, अगर गवर्नर पेशावर जो हैं केपी इनकार कर देते हैं, नहीं मैं नहीं भी हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता कुछ, मेरा इख्तियार नहीं है, जो भी वो करें फैसला कि नहीं जनाब इलेक्शन का माहौल नहीं है, जैसे पहले उन्होंने कहा हुआ कि जनाब ये वाकयात हो रहे हैं और दहशतगर्दी और फलां ये टिमकरा है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? आइन के तहत सदर और गवर्नर को अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ तो इन अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। इसकी एक मिसाल जरदारी केस है, स्विस अकाउंट्स वाला लेटर लिखने वाला मामला, वो उनको हुक्म नहीं दिया जा सकता था, उन्होंने नहीं लेटर लिखा और तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती थी, वज़ीर आज़म के खिलाफ हो सकती। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएगा उनकी तरह जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो यहाँ तो उसको हुक्म ही कोई नहीं है, उनको तो हुक्म ये है कि फैसिलिटेट कर दें। वो कहते ठीक है जनाब हम लिख देते हैं, उन्होंने लिख दिया जनाब फौज को जनाब सिक्योरिटी दें, और फौज कह जनाब साढ़े कोल ते बंदे नहीं है फिलहाल, असीं तो होर कम्मां 'च बड़े फसे हुए हैं। वो वज़ारत खजाना ਨੂੰ लिख देने कि जनाब इन्हां नूं पैसे अरेंज करो, कहते जनाब साढ़े कोल तो पैसे नहीं है, ये इन्ने अरब रुपए नहीं लग सकते। बहरहाल ये तो एक बचने के या मैं कहना वेरन दे बहाने ने, लेकिन इसका एक नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये जो हमारी स्कीम है ना इलेक्शन की और जमहूरियत की, अगर ये अलग अलग इलेक्शन होते हैं, ये अब ये मुमकिन नहीं है 25 अप्रैल से पहले, ये ईद के बाद मामला चले जाना है, मई में चला जाना है, फिर 2-3 माह की बात रहेगी ना बीच में। अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, बलूचिस्तान, सिंध, वफाक यानी कौमी असम्बली, तो ये 2-3 माह का मसला है ना, या वो नीचे आ जाए या ये ऊपर चले जाएं। लेकिन बहरहाल इसका नुकसान क्या होगा, अलग अलग इलेक्शन होना शुरू हो गए। अब पंजाब में फर्ज करें एक हुकूमत बन गई, केपी में एक हुकूमत बन गई, कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो गए ना, तो फिर कल को ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि सिंध और बलूचिस्तान में अलग अलग हुकूमतें, नई हुकूमतें बन जाती हैं कबल अज़ वक्त, यानी यक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, हर सूबे के अलग अलग इलेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर भाई ये जो ना छोटी छोटी रियासतें बन जाएंगी। मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये एक तरह की अलग नीम खुद मुख्तार किस्म की अदालतें, हुकूमत तो खुद मुख्तार ही होगी, लेकिन ये अगर अलग अलग हुकूमतें बन जाती हैं चारों सूबों में और वफाक में, ये कोई नामुमकिनात में नहीं है, तो फिर ये ऐसे ही आपस में लड़ेंगे जैसे रियासतें आपस में लड़ती हैं, जैसे छोटी छोटी खुद मुख्तार किस्म की मुमलकतें आपस में लड़ती हैं। इमरान खान जैसे बंदे जो हैं, इनसे आप तवक्को ही नहीं कर सकते कि ये कौमी इत्तेहाद या कौमी धारे में जाने की बात करें। अगर इनकी हुकूमत आ जाती है पंजाब में या केपी में, अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं कबल अज़ वक्त, तो ये किसी सूरत वफाक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान में भी पूरी टांग अड़ाएंगे। या फिर अगर इनकी हुकूमत नहीं बनती तो फिर ये तस्लीम ही नहीं करेंगे इलेक्शंस को। अब इन्होंने कहा जेल बरो तरीका हम ख़त्म कर रहे हैं और इलेक्शन में हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस जजमेंट में इतनी जान नहीं। अगर ये 5 रुकनी बेंच भी, तमाम के तमाम जज भी यही आर्डर करते, फिर भी अगर हुकूमत और रियासत चाहती कि इलेक्शन डिले करने हैं, आगे लेके जाने हैं, तो ये जजमेंट जो है उनका रास्ता रियासत का नहीं रोक सकती थी। अब ये फौज का एक लेटर आ जाता है, जनाब हमारे पास नहीं है बंदे, और वो सुप्रीम कोर्ट में रख देते हैं सामने जाके, जनाब ये है, तो वो आर्मी चीफ को बुला के अगर कहते भी हैं, वो उनसे बेहतर सिक्योरिटी को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं समझ सकती। सुप्रीम कोर्ट यानी कि खजाना को भी बेहतर समझ रही हो, दिफा को भी समझ रही हो, ट्रेड को भी समझ रही हो, अमनियामा को भी सबसे बेहतर समझ रही हो, तो भाई फिर आप ही चला लें हुकूमत। आप आके बैठ जाएं, 5-6-7 जो हम ख्याल हैं वो चला लें। अगर आपको दूसरे चलाने देंगे जिनके बारे में ये कहा जा रहा है वो आइन और कानून और लकीर के फ़कीर हैं,
تو پھر دیکھ لیں آپ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ادارہ نہیں سنبھالا جا رہا آپ سے چیف جسٹس صاحب، آپ پورے ملک کو سنبھالنے کی، پورے ملک کے جو ہے وہ ان میں نقائص اور سکم بتا رہے ہیں، اور اپنے ادارے میں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی آپ کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔